तो चलिए, इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एक नए अंदाज में और नए टॉपिक को लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है लाइट यानी प्रकाश। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक बटन को दबाकर और शेयर इतना कीजिए, दबा के शेयर कीजिए ताकि काफ़ी लोगों तक ये वीडियो मेरे तक पहुँच सके। मैं आप आज के समक्ष लाइट को लेकर आया हूँ और इस लाइट को जानेंगे कि लाइट है क्या। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लाइट एक मीडियम है, माध्यम है। प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। लाइट एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। दूसरे भाषा में कहे तो प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर, प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तब उस वस्तु से टकरा करके और देखने वाले की आंखों पर पड़ती है, जिससे व्यक्ति उस वस्तु को देख पाता है, जिसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। क्लियर समझ में आ रही होगी बातें आपको। मैं बोल रहा हूं कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर, है ना, हमारी आंखों तक आती है, तब मैं देखूंगा तो मेरी आंख तक आएगी, तुम देखोगे तो तुम्हारी आंख तक जाएगी और जो भी व्यक्ति देखेगी उसकी आंखें तक आएगी। तो जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर उसकी आंखें तक आएगी तो व्यक्ति उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है। और यहाँ पे देखने के लिए एक जो मीडियम बना, साधन बना, वह साधन रहा क्या? प्रकाश। उसी को हम लोग प्रकाश कहते हैं। वास्तव में प्रकाश एक ऊर्जा है। अब ध्यान दीजिएगा, वास्तव में प्रकाश एक ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। के लिए बातें समझ में आ रही होगी। मैं चीज़ों को लिख देता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। प्रकाश की अगर बात किया जाए तो मैं लिख दूँ, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आती है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मैंने इसी चीज को बताया। दूसरा पॉइंट मैंने बताया आपको, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि वास्तव में प्रकाश एक ऊर्जा है। वास्तव में प्रकाश एक ऊर्जा है। आपको समझ में आ रही होगी। मैंने इसी चीज को बताया, जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। मैं आपको जो चीज़ बताया मैं उसको लिख दिया हूँ, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो दूसरी भाषा में इसे हम याद कर सकते हैं कि प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अब आपको पता नहीं चल रहा होगा सर अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, मुझे बता दो आप। तो चलो मैं बता देता हूँ। तरंग दो प्रकार की होती है। देखिए किस तरह से तरंग आती है, ऐसे ऐसे, इस तरह से। ये प्रकाश का एक तरंग हुआ और दूसरा जो है ना इस तरह से चलेगी, ठीक है ना। तो इस तरह के तरंग को हम लोग कहते हैं, लंबवत जो तरंग पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। और जो इस लाइनिंग से आएगा इसको हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। क्लियर हो रही है? इसे अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे, इसे अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। तो ये प्रकाश आपका एक अनुप्रस्थ तरंग है। बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है? जिसकी तरंगदैर्घ्य यानी कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है जिसकी तरंगदैर्घ्य होता है 3.9 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर के आपको कहा दूँ 7.8 मीटर -10⁸ मीटर। ये होती है आपकी, ये आपकी होती है तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। आपको समझ में आ रहा होगा ना। मैं एक बार फिर से बता दूं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऐसी माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। दूसरे भाषा में कहें तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों तक आती है और हम उस वस्तु को देख पाते हैं, जिसमें यहाँ पे साधन बना आपका प्रकाश। वास्तव में प्रकाश एक ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। और इसका मैं तरंगदैर्घ्य की बात करूं तो इसका तरंगदैर्घ्य होता है 3.9 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर के 7.8 × 10⁻⁷ मीटर। बातें समझ में आ रही है? को आगे लेकर चलता हूं
और इस प्रकाश को हम लोग अगर देखें तो इसको हम लोग ड्यूल नेचर में बांटे हैं। ड्यूल नेचर इसका होता है, प्रकाश का ड्यूल नेचर होता है। और अगर ड्यूल नेचर की हिंदी में बात किया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं दोहरा गुण। इसको हम लोग कहते हैं दोहरा गुण। बातें समझिएगा, प्रकाश को ड्यूल नेचर में डिवाइड किया गया है। दोहरा गुण होता है प्रकाश का, जिसे हम लोग दो हिस्से में बांट कर चलते हैं। इसे हम लोग दो हिस्से में बांट कर चलते हैं। एक होता है पार्टिकल नेचर, पार्टिकल, पार्टिकल नेचर, जिसे हिंदी में अगर कहें तो कणीय गुण, कणीय गुण कह सकते हैं। ये पार्टिकल नेचर हुआ। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं वेव नेचर। क्या बोलते हैं? वेव नेचर। मैंने आपको बताया कि ड्यूल नेचर दोहरा गुण, प्रकाश के ड्यूल नेचर होता है, दोहरा गुण होता है। एक के बात करें तो पार्टिकल नेचर बोलते हैं, जिसे हिंदी में कहे तो कणीय गुण। और दूसरा हुआ वेव नेचर, जिसे हिंदी में हम लोग तरंगीय गुण भी कह सकते हैं, तरंगीय गुण। देखिए, प्रकाश को डिवाइड किया गया इसीलिए दो नेचर में, इसको ड्यूल नेचर इसलिए बनाया गया क्योंकि प्रकाश को एक माध्यम से हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इसका ड्यूल नेचर का निर्माण किया गया। और ड्यूल नेचर को दो भागों में बांटा गया। एक होता है पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है वेव नेचर। पार्टिकल नेचर के हिंदी में अगर बात किया जाए तो कणीय गुण कहते हैं, और वेव नेचर को अगर हिंदी में बात किया जाए तो। अब बात आती है कि सर कणीय गुण में क्या क्या आती है, सर कणीय गुण क्या क्या, इसके अंतर्गत क्या क्या कि अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे हिंदी में प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश का विद्युत प्रभाव, इस प्रकाश का विद्युत प्रभाव को हम लोग पार्टिकल नेचर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जिसे अंग्रेजी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैं लिख दूं अगर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसे हम लोग कह सकते हैं। दूसरा इसका जो होता है कणीय गुण में, इसको हम लोग कह सकते हैं कॉम्पैक्ट प्रभाव। कॉम्पैक्ट प्रभाव, ये दो होते हैं आपका पार्टिकल नेचर में। पहला प्रकाश का विद्युत प्रभाव और दूसरा कॉम्पैक्टन या कॉम्पैक्टन प्रभाव बोल सकते हैं, कॉम्पैक्टन प्रभाव, कॉम्पैक्टन प्रभाव। और इसी दोनों प्रभाव की व्याख्या, इन दोनों प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन महोदय ने किया था। इन दोनों प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन महोदय ने किया था, जिनका आइंस्टीन महोदय का एक सिद्धांत था, जिस सिद्धांत का नाम था फोटॉन का सिद्धांत। फोटॉन का सिद्धांत, फोटॉन का सिद्धांत जिसके अनुसार होता है E=hv। ये फोटॉन का सिद्धांत है। और इसी फोटॉन के सिद्धांत के माध्यम से आइंस्टीन महोदय ने कणीय गुण की व्याख्या की थी, जिसका पहला नाम था प्रकाश का विद्युत प्रभाव और दूसरा कॉम्पैक्टन प्रभाव। ये दोनों प्रभाव को अगर पूछता है कि किस सिद्धांत से व्याख्या किया गया है, तो आप बताइएगा फोटॉन का सिद्धांत। और फोटॉन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है आइंस्टीन। क्या नाम है? आइंस्टीन। इस आइंस्टीन महोदय ने अपनी फोटॉन के सिद्धांत, जिससे हम लोग कायदे से E=hv कहते हैं, इसी के माध्यम से इन दोनों गुण को डिफाइन करने का, व्याख्या करने का काम किया है। बातें समझ में आ रही है? अब मैंने तो कणीय गुण के बारे में पढ़ा, यानी पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ा। अब जरा सा हम लोग ध्यान देंगे वेव तरंग क्या होती है, वेव तरंग क्या होती है, तरंगीय गुण क्या होती है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों को जो पढ़ना है वो सबसे पहला पढ़ना है, जिसको हम लोग कायदे से कहते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। बातें समझ में आ रही है? प्रकाश का प्रवर्तन, अगर इसे अंग्रेजी में कहे तो कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बातें समझ में आ रही है? यानी कि तरंगीय गुण के अंतर्गत आती है जो पहला पढ़ना हम लोगों को, वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। दूसरा होता है परावर्तन, जिसे हम लोग लिख सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, जिसे अंग्रेजी में अगर कहें तो कह सकते हैं रिफ्रैक्शन। देखिएगा जरा सा चेंजिंग है इसमें, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा इसका बात किया गया जैसी में, तीसरा तरंगीय गुण में होता है कि प्रकाश का सरल रेखा में गमन। लिख दूं मैं इसे, प्रकाश का सरल रेखा में गमन, ये तीसरा है।
हम लोगों को सारी पढ़ना इस बात को। पहला हम लोग अभी इसके बारे में जानेंगे, इसके बाद हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में जानेंगे। जब ये मेरा टॉपिक खत्म होगा तो प्रकाश का अपवर्तन के बारे में जानेंगे। फिर प्रकाश का सरल रेखा में गमन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और भी इसके अंतर्गत आता है, जैसे हम लोग कह सकते हैं इसको प्रकाश का व्यतिकरण। तब तक आप इसे राइट डाउन कीजिए। और हम लोग वेव नेचर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे? वेव नेचर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का ध्रुवन। प्रकाश का ध्रुवन, प्रकाश का ध्रुवन का भी कहानी हम लोग इसी वेव नेचर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अगर इसको अंग्रेजी में कहा जाए तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का ध्रुवन। प्रकाश का ध्रुवन भी हम लोग वेव नेचर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अगर इसे और आगे आए तो इसमें हम लोग पढ़ना है प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण, चीजों को ध्यान से समझिएगा। प्रकाश का व्यतिकरण को अंग्रेजी में अगर कहें तो हम लोग कह सकते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये आपका सारे के सारे चीज वेव नेचर के अंतर्गत पढ़ना है। एक और आपका नाम बोलूं तो प्रकाश का विवर्तन होता है। आपका एफ जो आया प्रकाश का विवर्तन, इस प्रकाश का विवर्तन के बारे में भी हम लोग को वेव नेचर के अंतर्गत पढ़ना, जिसे हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन लाइट यानी प्रकाश का विवर्तन। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का विवर्तन, ये आप समझ गए होंगे। इतनी चीज़ों के बारे में जानकारी हम लोगों को लेना है वेव नेचर के बारे में। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। आप सोच रहे होंगे सर दोहरी प्रकृति क्या होती है, जरा मुझे बता दो आप कि दोहरी प्रकृति क्या होती है। मुझे तो समझ में आया नहीं सर, तो मैं आप सबों को बता दूं कि दोहरी प्रकृति प्रकाश की कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ में कण माना जाता है। प्रकाश की कुछ घटना होती है जिसमें कुछ को तरंग और कुछ को कण माना जाता है, इसीलिए तो मैंने एक तरंग में और एक कण में डिवाइड किया। प्रकाश की दैनिक जीवन में कुछ घटनाएं घटती है जो दो हिस्से में, एक हिस्सा होती है तरंग और दूसरा हिस्सा होती है कण, है ना। कुछ घटनाओं में तरंग की प्रकृति प्रबल होती है तो कुछ में कण की प्रकृति प्रबल होती है। बातें समझ में आ रहा है ना। कुछ घटनाओं में, है ना, तरंग की प्रकृति प्रबल होती है तो कुछ में कण की प्रकृति जो है कि उभर कर ऊंचा उड़ जाता है और तरंग की प्रकृति दब जाती है। आप बातें को समझिएगा। कुछ घटनाओं में तरंग प्रबल होती है तो कुछ में जो है कि कण जो है कि उभर कर ऊपर उठती है और तरंग की प्रकृति दब जाती है यानी कम जाती है। इसीलिए जरूरत पड़ी किसकी? दोहरी प्रकृति गुण की। इसीलिए बड़ा गुण की, दोहरा गुण की आवश्यकता, और हम लोग दोहरा गुण को अध्ययन कर रहे हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। अब हम लोग बढ़ते क्रम में चलते हैं और आगे मैं कुछ आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स बता देता हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स की अगर बात किया जाए तो कोई अगर आपसे पूछेगा प्रकाश की चाल की गणना सबसे पहले किसने किया था, तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाश की चाल की गणना सर्वप्रथम रोमर महोदय ने किए थे। सर्वप्रथम प्रकाश की चाल की गणना रोमर महोदय ने किए थे। अब प्रकाश की चाल की बात आती है, कोई पूछता है सर प्रकाश की चाल क्या होती है, तो मैं सभी माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, लेकिन प्रकाश की चाल मैक्सिमम एग्जाम में निर्वात में पूछता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में वैक्यूम बोलते हैं। वैक्यूम मीन्स होता है निर्वात। तो प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी जिसे हिंदी में कह सकते हैं 3.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको याद रहेगा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है कितना? 3.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक प्रश्न और इससे बनता है कि सर सूर्य से धरती तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है। प्रश्न बनता है कि सर सूर्य से प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो मैं आपको बता दूं 499 सेकेंड। 499 सेकेंड, इसे मिनट में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 8 मिनट 19 सेकेंड। 8 मिनट 19 सेकेंड। दूसरी प्रश्न आता है कि सर चांद से धरती तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है, तो मैं आपको बता दूं 1.28 मिनट। 1.28 मिनट का समय लगता है चांद से धरती तक प्रकाश को पहुंचने में। अगर चाहे तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं, प्रकाश की गणना या प्रकाश की चाल की गणना रोमर महोदय ने की थी। रोमर महोदय ने किए थे। दूसरा मैंने आपको बताया कि निर्वात में
निर्वात को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश की चाल 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और मैंने आपको बताया कि प्रकाश को सूर्य से धरती तक पहुंचने में 499 सेकेंड अर्थात कितना बताया, 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। बात समझ में आ रहा होगा आपको। फिर से मैंने आपको बताया चौथा ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स कि प्रकाश को डायरेक्ट लाइट लिख देते हैं हम। प्रकाश को, लाइट को चांद से धरती तक पहुंचने में मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ एक बार, है ना, 1.28 मिनट लगता है। तो इस तरह से आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और मैं अगला टॉपिक बनाता हूँ आपको ऑब्जेक्ट। अभी लाइट में बहुत सारे चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, आगे बनाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग कह सकते हैं वस्तु, ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग कह सकते हैं कायदे से वस्तु। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कैटेगराइज किया जाए तो इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करने का काम करते हैं। ऑब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में, 3 कैटेगरी क्या क्या होते हैं, जिससे पहले हम लोग कहते हैं पारदर्शी। क्या कहते हैं, पारदर्शी। क्या कहते हैं, पारदर्शी। इस अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। लिख दूं मैं आपको, ट्रांसपेरेंट। ये होती है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। दूसरा होती है जिसमें हम लोग कहते हैं पारभासी। क्या कहते हैं, पारभासी। क्या कहते हैं, पारभासी, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट, ये दूसरा होती है। ट्रांसलूसेंट मीन्स पारभासी। और तीसरा होती है अपारदर्शी। तीसरा क्या होती है, अपारदर्शी। अपारदर्शी को अंग्रेजी में अगर बात किया जाए तो ओपेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपेक। ध्यान से देखेंगे, वस्तु, मैंने आपको ऑब्जेक्ट को 3 भागों में बांटा। 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला को मैंने आपको कहा पारदर्शी, यानी देख सकते हैं आप, पहला पारदर्शी, दूसरा पारभासी और तीसरा अपारदर्शी। कोई आपसे पूछेगा वस्तुएं कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे उन्हें कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला को क्या कहेंगे, पारदर्शी, दूसरा को क्या कहेंगे, पारभासी और तीसरा को क्या कहेंगे, अपारदर्शी। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं पारदर्शी क्या है। पारदर्शी के बारे में समझेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट यानी ऐसे वस्तु जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो जाए, यानी कि इस तरफ से उस तरफ चले जाए, है ना, वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश एक तरफ से दूसरी ओर चली जाए उसे हम लोग कहते हैं कायदे से, क्या कहते हैं, पारदर्शी। अगर चाहें तो आप राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे वस्तु जिनसे होकर प्रकाश आसानी से एक पार से दूसरे पार तक चला जाए। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, पारदर्शी के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं शीशा, कह सकते हैं वायु, कह सकते हैं पानी, है ना, एटसेट्रा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पारदर्शी हुआ। पारदर्शी कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी वस्तुएं कुछ होती है जिसे इस तरफ से देखने पर उस तरफ दिखाई पड़ जाए। जैसे शीशा में आप झांक के कभी देखे हो, शीशा में अगर आप इधर से देखते हैं तो उधर वाली वस्तुएं दिखाई पड़ती है। तो अगर जिस वस्तु से देखेंगे, अगर इधर वाली देखेंगे तो उधर वाली पार्ट्स दिखाई पड़ेगी, तो उसे हम लोग पारदर्शी कहेंगे। यानी कह सकते हैं, इसका परिभाषित करें तो कह सकते हैं वैसा वस्तु जिसे एक पार से देखने पर दूसरे पार यानी आर पार दिखा सके, क्रॉस दिखाई सके, उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शी। दूसरा बात आता है पारभासी। पारभासी क्या होता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे होकर प्रकाश की कुछ मात्रा यानी अंशतः जिसको कह सकते हैं, और वैसे वस्तु जिनसे होकर प्रकाश की कुछ मात्रा यानी कि प्रकाश अंशतः आर पार हो, यानी कह सकते हैं हल्का, अंशतः थोड़ी मात्रा अगर आर पार होता है तब उसको हम लोग कहते हैं पारभासी। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए, कभी आपने एक पेपर लेने का काम किया, एक पेपर लीजिए, कागज़ लीजिए और कागज़ में तेल लगा लीजिए, और तेल लगाने के बाद कागज़ को इस तरह से आप झाँकिएगा तो उसके आर पार अंशतः थोड़ा दिखाई पड़ता है आपको। तो ये पारभासी का उदाहरण हुआ। ये आप ले लीजिए घिसा हुआ शीशा, क्या लीजिए, घिसा हुआ शीशा को घिस दीजिए, इस तरह से घिसा हुआ रहेगा और आप उसे झाँकने का प्रयास कीजिए, देखिए तो कहीं ना कहीं आपको
अंशतः, पूरा तो नहीं आर पार दिखाएगा लेकिन थोड़ा बहुत जरूर आर पार दिखा पाएगा। तो पारभाषिक अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो तेल लगा हुआ कागज, और दूसरा मैं क्या बोला, घिसा हुआ शीशा, ये सारे के सारे क्या है, पारभाषी। क्या है, पारभाषी। अगर खून की बात किया जाए, जो रक्त होता है, ये भी हमारा क्या है, पारभाषी। क्या है, पारभाषी। अब तीसरा आता है हमारा अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या होती है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे होकर प्रकाश इस पार से उस पार जरा भी न जा पाए। ये निकाल सकते हैं कि वैसे वस्तु जिनसे होकर प्रकाश आर पार ना हो सके उसे हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। वैसे वस्तु जिनसे होकर प्रकाश आर पार ना हो सके उसे हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। जैसे ले लीजिए आप, जैसे ले लीजिए लकड़ी, पत्थर, है ना, प्लास्टिक वगैरह ले लीजिए आप। अगर देखेंगे इधर से तो उस पार दिखाई पड़ेगा क्या। जैसे मैं ये मोटा सा कॉपी ले लिया, मोटा सा कॉपी में अगर इधर से हम देखने का प्रयास करेंगे तो क्या उधर वाली वस्तु दिखाई पड़ेगी, नहीं। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, बताइए मेरे को, पारदर्शी, पारभाषी या अपारदर्शी का। अपारदर्शी कहने का मतलब वैसी वस्तु, तो वस्तु एक लिया मैंने, इसके आर पर दिखाई पड़ रहा है, नहीं, तो दिखाई नहीं पड़ रहा, तो ये वस्तु क्या कहलाएगी, अपारदर्शी। क्लियर है। मैं फिर से रिकॉल कर दूं, आपको समझने का प्रयास कीजिएगा। वस्तुएं जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। वस्तुएं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला होती है जिसे हम लोग कहते हैं पारदर्शी, दूसरा को कहते हैं पारभाषी, और तीसरा को कहते हैं अपारदर्शी। अब मैं बता दूं आपको पारदर्शी क्या होती है। तो वैसे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो जाए, वैसे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप शीशा, वायु, पानी एक्सेट्रा को मैं ले सकता हूँ। इससे प्रकाश को देखने पर आर पार का किरण दिखाई पड़ती है। दूसरा मैंने पारभाषी, जिसे परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि वैसे वस्तु जिनसे होकर प्रकाश की किरणें एक पार से दूसरे पार नहीं दिखाई पड़े लेकिन अंशतः दिखाई पड़े, यानी कि उसकी कुछ मात्रा, जिसे हम लोग कहते हैं पारभाषी। यानी कि वैसा वस्तु जिनसे होकर प्रकाश अंशतः प्रवाहित हो सके, पारभाषी कहलाता है। जैसे घिसा हुआ शीशा, तेल लगा हुआ कागज एटसेट्रा। और तीसरा मैंने बात किया अपारदर्शी की, तो वैसी वस्तु जिनसे होकर प्रकाश की किरण, है ना, आर पार ना हो सके उसे कहते हैं अपारदर्शी, है ना। जैसे कागज, मोटा गत्ता, है ना, मोटा गत्ता, आपको ले लीजिए लक्कड़, है ना, एटसेट्रा, लोहा पत्थर एटसेट्रा, इसमें वस्तु आर पार नहीं दिखाई पड़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।